देखो बेटा सब लोग, हम लोग टॉपिक कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और इसमें आपने लास्ट में लिखा था, कल हम लोग ये पढ़ रहे थे बेटा टाइप्स ऑफ बोरोइंग। तो इसमें आपने लिखा था एक जनरल बोरोइंग और एक स्पेसिफिक बोरोइंग। अब इसी को आज आगे लिखना है हम लोग को और ये फॉर्मूला आपने लिखा था। चलो एक बार फटाफट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताओ जरा कौन सा एस पढ़ रहे हो सब लोग? एस 16 क्या नाम है? बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है? अगर हम कहीं से लोन लें तो लोन को क्या बोलते हैं? बोरोइंग। तो बोरोइंग तो लोन तो हमें वापस करना ही पड़ता है, इसके बदले में और क्या देना होता है? इंटरेस्ट। तो उसी इंटरेस्ट को क्या बोलते हो? बोरोइंग कॉस्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था बेटा? जो इंटरेस्ट होता है जब हम इसको पे करते हैं तो एंट्री करते हैं इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और अगली एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो जनरली इंटरेस्ट कहां जाता है? पीएल में या बैलेंस शीट में? जनरली इंटरेस्ट जाता है पीएल में। लेकिन बेटा अगली चीज ये क्या है? एएस 16 में लिखा है कि जो हम लोग की बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब जो इंटरेस्ट है, ये कहां कहां जाएगा? कभी बैलेंस शीट में जाएगा और कभी पीएनएल में जाएगा। तो आपने पढ़ा था बैलेंस शीट में कब जाएगा? तो हमने पढ़ा था जब हम लोन लेंगे क्वालिफाइंग एसेट के लिए। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? जिसको बनने में सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। वो कितना होता है? 12 महीने, और किसी किसी केस में उससे कम और ज्यादा भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो अगर इसको बनाने के लिए लोन हमने लिया है तो क्या करेंगे? ये जो हम लोग का लोन है वो कहां जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट में, अदरवाइज ये जाएगा पीएनएल में। और फिर हमने पढ़ा था बेटा अगली बात कि कब इसको शुरू करेंगे बैलेंस शीट में भेजना, जिसको आपने पढ़ा था ये कमेंसमेंट। फिर पढ़ा था कब खत्म कर देंगे, तो इसको पढ़ा था सेसेशन। और फिर पढ़ा था बीच बीच में कब इसको रोक देंगे, तो उसको पढ़ा था सस्पेंशन। ये सब टॉपिक ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। अब आज हम लोग करने जा रहे हैं जनरल बोरोइंग एंड स्पेसिफिक बोरोइंग। ठीक है, जनरल बोरोइंग एंड स्पेसिफिक बोरोइंग ये करने जा रहे हो। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो लिखिए जरा सब लोग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लिखिए, यहां से समझ में आएगा जनरल बोरोइंग क्या होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होती है। लिखो बेटा, सबसे पहले बोरोड फंड्स 10% डिवेंचर ऑफ ₹50 लाख, 15% बैंक लोन ऑफ ₹70 लाख। सेकेंड पॉइंट में लिखिए, सेकेंड पॉइंट में लिखिए एक्सपेंडिचर ऑन क्वालिफाइंग एसेट आउट ऑफ जनरल फंड बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन 48 लाख, प्लांट एंड मशीन इंस्टॉलेशन 42 लाख, फैक्ट्री शेड अंडर कंस्ट्रक्शन 18 लाख, अप्लाई
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब ये समझो जरा। देखो बेटा स्क्रीन पे, अब ये क्या चीज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कॉपी कर लिया? देखो मेरी तरफ देखो, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा कि बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है, और हमने पढ़ा आपसे ये कब ये बैलेंस शीट में जाएगी, कब ये पीएनएल में जाएगी, बैलेंस शीट में जो जाएगी वो कब शुरू करना है, कब खत्म कर देना है, कब बीच बीच में स्टॉप करके फिर शुरू करना है। अभी तक टोटल इतनी पढ़ाई की हो, ठीक है। अब अगली चीज हम क्या अभी तक जो पढ़ा है एएस में इतना पढ़ा है, अब आज दूसरा सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं। क्या क्या? अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं बेटा, अब हम ये यहां पढ़ा था शुरू कब करेंगे, खत्म कब करेंगे, ये सब चीजें। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जब अगर हमने लोन लिया, बोरोइंग करी तो ये दो टाइप की बेटा हो सकती है, एक होगी जनरल और एक होगी स्पेसिफिक। अगर हमने जनरल बोरोइंग करी या हमने स्पेसिफिक बोरोइंग करी, तब जाके बोरोइंग कॉस्ट का क्या होगा उसके बारे में बेटा आप लोग पढ़ने जा रहे हो। अब इसका क्या मतलब हुआ सुनना, इसका क्या मतलब हुआ सुनिएगा। अब देखो मेरी तरफ, बताओ बेटा, जैसे मान लो हम बोरोइंग कर रहे हैं, हम बोरोइंग कर रहे हैं, तो बताओ सब बच्चे, अगर हम बोरोइंग करेंगे क्वालिफाइंग एसेट के लिए जिसको बनने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है, तो उसी का तो इंटरेस्ट बैलेंस शीट में जाएगा ना। बोलो, पिछली दो क्लासेस में यही पढ़ा है ना अभी। अब सुनो, अब क्या बता रहे हैं, मान लो हमने बोरोइंग करी दो चीजों के लिए, किसके लिए? जनरल बोरोइंग कर ली। जनरल बोरोइंग का मतलब क्या हुआ? जनरल बोरोइंग का मतलब हो गया कि इसमें क्वालिफाइंग एसेट भी है और क्वालिफाइंग एसेट नहीं भी है, सबके लिए एक साथ बोरोइंग हो गई, सबके लिए एक साथ बोरोइंग हो गई। अब ऐसे में इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फंड। तो इस जनरल फंड का क्या ट्रीटमेंट होगा, आप ये चीज पढ़ने जा रहे हो, ठीक है। एक और बार देखो तो समझ में आएगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इन्होंने 50 लाख के डिवेंचर इशू किए, 70 लाख का लोन लिया, तो इन्होंने मार्केट से 1 करोड़ 20 लाख उठाए, 1 करोड़ 20 लाख बेटा उठाए इन्होंने। ठीक है, अब ये देखो फिर से एक बार, क्या बता रहा था मैं पढ़ा रहा हूं आपको जनरल बोरोइंग क्या होती है। तो जनरल बोरोइंग क्या होती है, सामने देखिए, 50 लाख का इन्होंने डिवेंचर इशू किया, 70 लाख का इन्होंने लोन लिया, तो कितने पैसे का लोन ले लिया? 120 लाख या 1 करोड़ 20 लाख। खर्च कहाँ किया? 48 एक जगह खर्च किया, और 42 एक और 18 एक। तो ये देखो 48 प्लस 42 प्लस 18, अभी तक कितना खर्च किया है? 108। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने लोन लिया था, बेटा, इन्होंने लोन लिया था 1 करोड़ 20 लाख का, और खर्च कितना किया? 1 करोड़ 8 लाख खर्च किया। लोन लिया था 1 करोड़ 20 लाख का, खर्च किया 1 करोड़ 8 लाख। और ये देखो, ये लोन कोई स्पेसिफिक नहीं था। स्पेसिफिक का मतलब ये जो लोन हमने लिया था, हमने ये नहीं कहा था कि खाली हम इससे बिल्डिंग बनवाएंगे, या हम खाली इससे मशीन खरीदेंगे, या खाली हम इससे फैक्ट्री सेट बनवाएंगे। लोन हमने एक ही लिया, काम उससे कई सारे किए ना। तो जब कई चीजों के लिए हम लोग एक ही लोन लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं जनरल फंड। समझ आए? और जब बिल्डिंग के लिए अलग लोन लो, मशीन के लिए अलग लोन लो, तो इसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक फंड बोलोगे। समझ में आया सबको? अब ये लाइन पढ़ लो जरा, जनरल फंड वाली और स्पेसिफिक वाली। देखो यहां क्या लिखा था, टाइप्स ऑफ बोरोइंग।
बोरोइंग दो टाइप की होती है, हमने लिखा था कल वाली क्लास में, एक होती है जनरल बोरोइंग, एक होती है स्पेसिफिक बोरोइंग। अभी क्या क्या होती है? स्पेसिफिक क्या होगी? अगर इसको हमने खरीदा है किसी एक पर्टिकुलर एसेट के लिए, जैसे हमने लोन लिया किसके लिए? खाली बिल्डिंग बनवाने के लिए, तो वो पैसा खाली बिल्डिंग में खर्च हुआ ना बेटा, बिल्डिंग बनवाने में, तो उसको क्या बोलोगे? स्पेसिफिक। नहीं तो अगर दो तीन चीजों के लिए एक लोन लिया है तो इसको बोलेंगे जनरल। पढ़ो, इफ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन बोरोड फंड एंड क्वालिफाइंग एसेट कैन बी एस्टैब्लिश्ड, अगर डायरेक्ट डायरेक्ट बेटा रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हो तब तो बोलेंगे हम लोग स्पेसिफिक बोरोइंग। then it will be considered as the case of specific borrowing. In this case, borrowing cost of a specific fund will be capitalized to the cost of related asset. तो इसको हम कहां खर्च करेंगे? उसी रिलेटेड एसेट पे खर्च करेंगे। लेकिन if direct relation between borrowed fund and qualifying asset cannot be established, अगर जो हमने लोन लिया और जो एसेट बनाया उसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना पा रहे हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं बनेगा? क्यों? लोन आपने 1,20,00,000 का लिया तो क्या हुआ? किसी पे कम पैसा खर्च कर रहे हो, किसी पे ज्यादा, डायरेक्ट रिलेशन नहीं, उससे कोई एक चीज बनी नहीं है, तो इसीलिए बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन नहीं बना। देन इट विल बी टेकन एज अ केस ऑफ जनरल फंड, तब हम इसको लेंगे जनरल बोरोइंग। In the given case, capitalization of borrowing cost will be made on the basis of weighted average capitalization rate. तब ऐसे में क्या होगा बेटा? वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट पे होगा। अब ये क्या है ऐसे पढ़ के समझ में नहीं आएगा, मुझको बता दो बस, इतनी बात समझ में आ गई? व्हाट इज स्पेसिफिक बोरोइंग एंड व्हाट इज जनरल बोरोइंग? बोलो, समझ में आ गया? जनरल बोरोइंग क्या होती है, स्पेसिफिक बोरोइंग क्या होती है, ये आपकी समझ में आ गया। अब देखो, स्पेसिफिक क्या हुई? जब आपने कोई एक ही एसेट बनाया उसी के लिए लोन लिया है तो ये क्या हो गया? स्पेसिफिक बोरोइंग। जब आपने कई सारे क्वालिफाइंग एसेट बनवाए और उनका एक ही लोन लिया है तो उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा कईयों पे लगेगा, किसी पे कम काम होगा, किसी पे ज्यादा, सब पे एक बराबर काम तो होगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जनरल बोरोइंग। तो स्पेसिफिक वाला तो आसान है, स्पेसिफिक वाला आसान है। देखो, मैंने बैंक से लोन लिया एक मकान बनाने के लिए, तो खाली वही मकान बना, तो मकान बनने में जितना समय लगा उतने दिन का इंटरेस्ट उसी मकान पे जाएगा। बोलो, जाएगा कि नहीं जाएगा? और जबकि अगर जनरल लोगे, स्क्रीन पे देखो सब बच्चे, अगर जनरल लोगे, देखिए स्क्रीन पे, अब बताओ 50 लाख का 10%, 5 लाख का इंटरेस्ट यहां आया होगा साल भर में, और 70 लाख का 15%, ये भी जो इंटरेस्ट आया होगा कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 70 इंटू 15%, लगभग 10,50,000 का ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये स्क्रीन पे देखते रहो तो बताओ, लगभग 16 लाख का इंटरेस्ट आ गया, 15.5। बोलो, तो ये इंटरेस्ट का कुछ हिस्सा इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा, कुछ इस पे जाएगा ना। अरे उसी इंटरेस्ट से 3 एसेट बन रहे हैं ना पैरेलल, तो हमको निकालना पड़ेगा उसका कितना हिस्सा बिल्डिंग पे जाएगा, कितना प्लांट पे जाएगा, कितना फैक्ट्री शेड पे जाएगा। तो उसके लिए हम यूज क्या करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड। बोलो, समझ में आया सबको? ठीक है, अब आइए बेटा, कैसे उसको निकालोगे ये हम लोग समझने यहां पे जा रहे हैं। तो चलिए लिखिए, ये है इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखिए, computation of weighted average capitalization rate। शॉर्ट में इसको बोलते हैं WACR। WACR लिख लिया? अब मेरी तरफ देखो जरा, बताओ, स्टैटिस्टिक्स में फाउंडेशन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था वेटेड एवरेज का? W1x1 प्लस W2x2 अपॉन W1 प्लस W2, यही पढ़ा था। अब यही करेंगे, देखो समझना, 50 लाख वाले लोन पे 10% ब्याज गया, 70 लाख वाले लोन पे 15% ब्याज गया, तो 50 प्लस 70 पे कितना ब्याज गया? तो एक रेट निकल के आ जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं? WACR, और वही फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। चलो निकालो, तो यहां लिखेंगे WACR बराबर
50 lakh into 10% plus 70 lakh into 15% divided by 50 lakh plus 70 lakh. 5 लाख ये आ गया, 70 लाख का 15% प्लस 105,000,000 डिवाइडेड बाई 120 लाख, तो ये आ गया 0.1292, या हम लोग बोल सकते हैं 12.92%। 12.92% बेटा हम इसको बोल सकते हैं। तो अब हम बोलेंगे ना हमारा 10% का इंटरेस्ट जा रहा है ना हमारा 15% का जा रहा है, उसका वेटेड एवरेज कितना आ गया 12.92, तो हम लोग बोलेंगे 12.92 का इंटरेस्ट जा रहा है। ठीक है, और अब इसको हम लोग एक एक एसेट पे प्रोपोर्शनेट करेंगे। ठीक है, समझ में आया यहां तक? एफएम जो बच्चे कर रहे हो, देखो ये क्या हो गया कॉस्ट ऑफ डेट, ये भी क्या हो गया कॉस्ट ऑफ डेट, और ये क्या निकल गया केओ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर में वहां भी तो निकालते हो ना ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा अब आ जाओ, अब बनाओ स्टेटमेंट शोइंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट अब हम दिखाएंगे कितना इंटरेस्ट कहां कहां जाएगा। तो पहले हम लोग लिखेंगे टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट, टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट, तो ये अभी अभी निकाला था हम लोगों ने 15,50,000 का। कैसे निकला था? वही 50 लाख का 10% प्लस 70 लाख का 15%। टोटल इंटरेस्ट दिया हम लोगों ने 15,50,000 का। अब इसमें जितना बिल्डिंग पे जाना होगा भेजेंगे, जो प्लांट पे जाना होगा वहां भेजेंगे, जो शेड पे जाना होगा वहां भेजेंगे। अगर कंज्यूम हो गया तो ठीक, कुछ बचा तो पीएल में जाएगा। तो अब चलो लिखो इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, लिखो इसमें बिल्डिंग पे पहले बिल्डिंग कितने की बनी है एक बार देख लो एग्जांपल में। हाँ 48 लाख, तो चलो 48 लाख का निकालो जरा 12.92%। प्लांट एंड मशीन 42 लाख का बनाया है, इसका निकालिए 12.92%। फैक्ट्री शेड 18 लाख का बना है, तो इंटू 12.92%। $48 लाख इंटू 12.92%, तो ये आ गया 620,160, 542,640 और 232,560। ठीक है, अब एक मिनट इधर देख लो मेरी तरफ, देखो ये तीनों जोड़ के आ रहा है 13,95,360। अब बताओ इंटरेस्ट कितना दिया? 15,50,000। कैपिटलाइज कितना हो पा रहा है? 13,95,000। तो जो बचा वो पीएल में ही तो जाएगा, क्योंकि वो किसी क्वालिफाइंग एसेट से कनेक्ट नहीं हो रहा है ना जाके।
तो वो जाएगा पीएल में। तो इसी के नीचे लिखिए, अब नीचे लिखिए इंटरेस्ट टू बी रिटर्न ऑफ इन पीएनएल -15,50,000 154640। पीएल में जो इंटरेस्ट जा रहा है बेटा वो किसका है? वो पैसे यूटिलाइज नहीं हो पाए हैं, लोन तो ले लिया इन्होंने। आपने क्या पढ़ा था? इंटरेस्ट जाने की 3 कंडीशन थी, पैसे खर्च हुए हो, नेसेसरी एक्टिविटी शुरू हो गई हो, तो उसमें से ये पैसा खर्च ही नहीं हुआ। क्वेश्चन भी नहीं बता रहा है कि कहीं और खर्च हुआ, तो इसका मतलब ये वाला पीएल में जाएगा। बोलो समझ में आया सबको? तो ये है बेटा जनरल बोरोइंग का क्वेश्चन। चलो एक और करते हैं, लिखो अगला एग्जांपल। लिखिए जनरल फंड्स 10% स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन 40 लाख का है, 15% डिबेंचर 60 लाख का है, एक्सपेंडिचर incurred out of borrowed fund पहला बिल्डिंग पे खर्च किया है 60 लाख, बिल्डिंग पे खर्च किया है बेटा 60 लाख, प्लांट एंड मशीन पे खर्च किया है 50 लाख, अदर एसेट्स पे खर्च किया है 30 लाख। अप्लाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 फॉर कैपिटलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले बेटा हम लोग निकालेंगे WACR। तो अगर हम लोग निकालें WACR तो देख लो 40 लाख पे 10%, 60 लाख पे 15% डिवाइडेड बाई अच्छा कैलकुलेट नहीं करो, जरा 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीन पे देखो। सब लोग रुक जाइए, जरा स्क्रीन पे देखिए। देखो बताओ लोन कितना लिया? 1 करोड़ का, बोलो सब बच्चे। और बेटा खर्च किया 140 लाख, 1 करोड़ 40 लाख खर्च हो गया, है ना? पिछले में तो बराबर था। तो ऊपर देखो आपने फॉर्मूला क्या लिखा था, यहीं स्क्रीन पे देखो। जितना हमने लोन लिया या जितना खर्च किया, विच एवर इज हायर लिया जाएगा।
समझ आया? पिछले क्वेश्चन में ये था ही नहीं, तो मजबूरी में मुझे यही लेना था, यही लोअर है यही हायर है। और जब हमें दिया होगा कि लोन हमने कम लिया लेकिन खर्च किया ज्यादा, तो इसका मतलब हमें क्या लेना होगा डिनोमिनेटर में, इफेक्टिव बोरोड फंड और इफेक्टिव एक्सपेंडिचर विच एवर इज हायर, हमें ये लेना होगा। बोलो समझ में आ रहा है? इसका मतलब क्या हुआ, सामने देखो, बताओ 10/20 कितना आएगा बेटा? 50%। और अगर 10/25 करोगे, 10/25 तो ये आ रहा है 40%। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब क्या कर रहा है, किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे रेट गिरने लगता है। रेट गिरेगा तो इंटरेस्ट कम आएगा, तो इंटरेस्ट कम निकलेगा तो इंटरेस्ट कम कैपिटलाइज होगा। तो सरकार ने ये नियम बना रखा है, इंस्टीट्यूट ने, सीए इंस्टीट्यूट ने ये नियम बना रखा है क्या, कि हमें लेना है फंड्स बोरोड और फंड्स एक्सपेंडेड विच एवर इज हायर, ये हमें लेके चलना है, विच एवर इज हायर। तो 4 और 9 13 लाख, 13 डिवाइडेड बाई 140, 9.28। WACR निकल के आ गया 9.28%। और अब स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट शोइंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट तो पहले लिखेंगे टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट, तो एक्चुअल इंटरेस्ट इनका गया था 13 लाख का। इसमें से लिखेंगे इंटरेस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड सबसे पहले बिल्डिंग पे 60 लाख बिल्डिंग पे लगा है, उसका 9.28%, 50 प्लांट पे, 30 अदर एसेट पे। 50 लाख प्लांट पे, 30 लाख अदर एसेट पे। इसीलिए बैलेंसिंग फिगर लिखा हुआ है यहाँ पे।
ठीक है, लिख लिया। अब देखो नोटिस करो बेटा, पिछले एग्जाम्पल में क्या खास बात थी, जितना लोन लिया था उससे कम खर्च किया था। लोन 1,20,00,000 का लिया था, पिछले एग्जाम्पल में लोन लिया था 1,20,00,000 का, और खर्च किया था हम लोगों ने उससे कम। क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखिए सामने क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो बेटा लिखा है, शुरू से देखो यहाँ पे इनकी डिमांड वही है, हाउ एलोकेशन ऑफ बोरोइंग कैन बी मेड। अब यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन एक एक करके। कह रहा है द ब्रिटिश कंपनी लिमिटेड मेड द फॉलोइंग बोरोइंग्स। ब्रिटिश कंपनी ने ये बोरोइंग करी है क्या क्या। नंबर 1, यहाँ पे हमारे पास दे रखा है बेटा डेट दे रखा है, अमाउंट एंड डेट ऑन विच बोरोड। तो ये देखो 15% का लोन लिया, 10% का लोन लिया, 12% का लोन लिया, 15% का अच्छा, ये 3 टाइप के इनके पास लोन है। आगे लोन जनवरी, अप्रैल और नवंबर में लिया गया है, लोन है इतने का, और इसके खर्चे भी हम लोग को यहाँ पे दे रखे हैं। अब इसमें एक खास बात ये है, देखो ये जो टर्म लोन दिया है इस पे साफ साफ लिखा है ये किसके लिए लिया गया है, प्लांट एंड मशीन के लिए। टर्म लोन के सामने क्या लिखा है, स्पेसिफिक टू एक्विजिशन ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो इसका मतलब जान रहे हो, इसका जो इंटरेस्ट होगा वो तो सीधे सीधे प्लांट एंड मशीन में चला जाएगा। समझ आए, जो WACR वगैरह निकलेगा वो किसका निकलेगा, इन दोनों का निकलेगा। इस क्वेश्चन में ये खास बात है समझ में। ठीक है, तो ये इसमें खास बात है। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। लिखिए पहला, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट। स्पेसिफिक बोरोइंग 10% टर्म लोन। तो पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरोइंग, देख लो जरा स्पेसिफिक बोरोइंग कितनी करी, 200 लाख की करी है बेटा, 10% का लोन है, इस पे इंटरेस्ट है। तो अब ये हो जाएगा 200 लाख पे 10%, और देखो इसको लिया है अप्रैल में और इनका ईयर चल रहा है अब इस क्वेश्चन में बेटा कुछ दिया नहीं है इनका ईयर कब एंड हो रहा है, तो आपकी मर्जी, आप चाहे ले लो फाइनेंशियल ईयर, चाहे ले लो कैलेंडर ईयर। ठीक है, लेकिन थोड़ा चालाकी से काम करना पड़ेगा। अगर हम कैलेंडर ईयर लें तो बढ़िया रहेगा। देखो कैलेंडर ईयर लोगे तो ये भी इसी साल आ जाएगा जनवरी वाला, नहीं तो ये पिछले साल का हो जाएगा ना। अच्छा ये भी आ जाएगा और ये तो आएगा ही आएगा, समझ आए। तो हम लोग इसमें एज्यूम कर रहे हैं कैलेंडर ईयर ही इनका अकाउंटिंग ईयर है। तो निकाल दिया 9 महीने का 15 लाख। आगे रिलेटेड एक्सपेंसेस, टू लाख के हैं,
तो टोटल आ गया 17 लाख। ठीक है, अब ये देखो, अब किसी किसी को लग रहा होगा सर ने ये 2 लाख ऐड क्यों किया। अब बताओ बोरोइंग कॉस्ट का क्या मतलब पड़ा था, इंटरेस्ट एंड अदर एक्सपेंसेस पड़ा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, 200 लाख का तो लोन लिया है तो उसका जो 10% गया वो तो इंटरेस्ट गया। और ये जो एक्सपेंसेस हैं ये कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये वो थोड़े ना, वो तो नीचे दिया है, फैक्ट्री शेड बनाने में इतना लगा, प्लांट में इतना लगा, फैक्ट्री में। तो इसका मतलब ये 200 लाख का लोन अरेंज करने में 2 लाख और खर्च हो गया। अंडर राइटिंग कमीशन, समझ आया ना, प्रोसेसिंग फीस वॉट एवर कुछ भी मान लो, तो ये कितना लिया जाएगा। तो इसका जो इंटरेस्ट आया वो तो 15 लाख का आया, लेकिन 2 लाख ये भी लोगे ना, तो ये लिया जाएगा 17 लाख का। बोलो समझ में आया? अब यहां लिखना नीचे कमेंट, इन द गिवन प्रॉब्लम it is clearly mentioned that 10% term loan has been raised for plant and machine. So 17 lakh should be directly capitalized to cost of plant and machine. अब आ जाओ दूसरे में, ट्रीटमेंट ऑफ जनरल बोरोइंग कॉस्ट। तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन। अभी देखो डिवेंचर है 400 का, 15% गया उस पर, 300 का ये है 12% गया, 400 इंटू 15%, 300 इंटू 12%। और ये जनवरी में लिया था तो पूरे 12 महीने का जाएगा, और टर्म लोन नवंबर में लिया है तो इस पे खाली 2 महीने का जाएगा, 1 नवंबर को लिया है। 60 लाख, 6 लाख, और इसी में ऐड कर देंगे रिलेटेड एक्सपेंसेस। डिवेंचर का रिलेटेड एक्सपेंस है 1 लाख और इसका है 2.5 लाख, तो ये आ गया 3,50,000। 69,50,000 का तो हो गया बोरोइंग कॉस्ट। अब निकालोगे इफेक्टिव बोरोड फंड्स, फिर निकालेंगे इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, चलो इफेक्टिव बोरोड फंड निकालते हैं बेटा। तो इफेक्टिव बोरोड फंड देखिए 400, पहले डिवेंचर वाला 400 लाख का लोन लिया हमने पूरे 12 महीने के लिए,
और टर्म लोन लिया है 300 लाख का केवल 2 महीने के लिए, तो ये तो पूरा 400 काउंट होगा और ये 50 काउंट होगा, तो ये आ जाएगा 450। इफेक्टिव एक्सपेंडिचर निकालने की जरूरत ही नहीं है। इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, बेटा सब बच्चे एक मिनट देख लो जरा, इफेक्टिव एक्सपेंडिचर में सामने देखो, देखो यहाँ लिखा है क्वालिफाइंग एसेट फॉर जनरल बोरोइंग आर फैक्ट्री शेड प्लांट एंड मशीन अदर फिक्स एसेट। देखो किसी के आगे पीछे दाएं बाएं कहीं मंथ नहीं लिखा है, तो क्या मान के चलेंगे, सब एक बराबर होंगे ना, तो यही 1100 क्या हो जाएगा, इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सपेंस यही हो जाएगा ना हम लोग का। तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे 1100 गिवन। अब निकाल लो WACR, तो ये हो जाएगा 69 लाख अपॉन 450 और 1100, विच एवर इज हायर। बेटा एक मिनट देख लो, ये 1100 पूरा नहीं ले सकते ना, ये देखो ये प्लांट एंड मशीन वाला तो स्पेसिफिक हो जाएगा ना। अरे ये लोगे फैक्ट्री सेट, इसका लोगे 100 इसका लोगे, प्लांट एंड मशीन वाला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हो जाएगा ना जितना होगा। अब ये देखो प्लांट एंड मशीन का कितना निकाला था हम लोगों ने, शुरुआत में निकला था ना अभी, प्लांट एंड मशीन का इंटरेस्ट कितना निकला था, ये लिख लो ऐसे, मैं बता रहा हूं कैसे आएगा, लिख लो। अब इसी के नीचे एक स्टेटमेंट वो भी बना लो, फिर मैं एक्सपेंड कर दूं, लिखो एलोकेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। फैक्ट्री शेड पे प्लांट एंड मशीन पे अदर फिक्स्ड एसेट पे।
चलो अब बता दूं एक बार और, ये देखो पूरा देख लो बेटा, फिर पूरा लगा ही लिया आपने, एक बार और देख लो, खत्म हो गया। देखो क्या लिखा है, सबसे पहले हम लोगों को बता रखा है किसी कंपनी ने 1, 2 और 3 तीन टाइप के लोन लिए हैं, ठीक है, तीन टाइप के लोन लिए हैं, और यहाँ बोला है ये जो टर्म लोन है ये लिया गया है किसके लिए, ये लिया गया है स्पेसिफिकली प्लांट एंड मशीन के लिए। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छा अब ध्यान से सुनो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लिया गया है प्लांट एंड मशीन के लिए, तो 200 लाख पे 9 महीने का 10% का जो इंटरेस्ट आएगा और प्लस 2 लाख है, इतना किस में कैपिटलाइज होगा जाके, प्लांट एंड मशीन में। तो ये देखो हमने क्या किया, हमने ऐसे किया 200 लाख का 10% 9 महीने का, और रिलेटेड एक्सपेंस ये 17 लाख, ये 17 लाख पूरा कहाँ चला जाएगा, प्लांट एंड मशीन में। बोलो सबको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक ठीक है? अब आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब आगे बेटा बारी आई जनरल बोरोइंग की, तो जनरल बोरोइंग में अब इसको तो हटा ही दो, ये नहीं चाहिए हमें। अब ये देखो जनरल बोरोइंग में एक है डिबेंचर, दूसरा है टर्म लोन। तो पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट निकाला, तो ये देखो 400 लाख का लोन लिया था 15% पे, और इस पे पूरे 12 महीने का लगेगा। 300 लाख का लोन लिया था 12% पे, इस पे 2 महीने का लगेगा। तो ये देखो 12 महीने का 2 महीने का, ये निकाल के लिख लिया, और इनके रिलेटेड एक्सपेंस देख लो, इसका था 1 लाख, इसका था 2.5 लाख, तो 3.5 लाख ये भी लिख के जोड़ लिया। तो इसका मतलब जो टोटल बोरोइंग कॉस्ट आई जनरल, ये आई जनरल बोरोइंग कॉस्ट, ये अपने पास आ गई, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट, अब हमें लिखना, अब दो चीज लिखनी थी, इफेक्टिव बोरोड फंड और इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, दो चीज लिखना था। तो ये कैसे लिखेंगे, सामने देखो, इफेक्टिव बोरोड फंड, देखो बेटा जो हमने ये डिवेंचर लिया था 1 जनवरी को लिया था, तो ये 12 महीने के लिए लगा था, तो ये पूरा 400 लिया जाएगा। लेकिन जो बेटा हम लोगों ने टर्म लोन लिया था, ये हमने लिया था नवंबर में, तो ये 300 लाख 2 महीने के लिए लगा था। तो हम कहेंगे 300 लाख 12 महीने का, तो 2 महीने का कितना, तो ये निकल के आ गया 50, तो ये आया 450, तो यहाँ हमने लिख दिया 450। बोलो इतनी बात ठीक है? अब उसके बाद लिखना था इफेक्टिव एक्सपेंडिचर, तो ये देखो इफेक्टिव एक्सपेंडिचर हमें यहाँ दे रखा था, पढ़ लो ये वाली लाइन, 15% डिवेंचर एंड 12% टर्म लोन रेज फॉर द एंटायर प्रोजेक्ट एंड 10% टर्म लोन वर रेज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ प्लांट एंड मशीन। तो यहाँ लिख के इसने क्लियर कर दिया था कि टर्म लोन हमने स्पेसिफिक के लिए लिया है, ये दोनों किसके लिए हैं, जनरल के लिए हैं। अब लास्ट में क्वालिफाइंग एसेट फॉर जनरल बोरोइंग आर फैक्ट्री शेड, प्लांट एंड मशीन एंड अदर फिक्स्ड एसेट। क्या क्या है बेटा, फैक्ट्री शेड, प्लांट एंड मशीन एंड अदर फिक्स्ड एसेट। अब बताओ 100 का फैक्ट्री शेड है, तो 100 हमने लिखा फैक्ट्री शेड का। फिर देखो बेटा ये 100 का अदर फिक्स्ड एसेट है, अदर फिक्स्ड एसेट वो हमने लिखा। फिर ये देखो 900 का है प्लांट एंड मशीन, 900 का है प्लांट एंड मशीन। बेटा देखो सब बच्चे, प्लांट एंड मशीन पे खर्चा कितना हुआ है, सब लोग पूरे फोकस के साथ सुनना मेरी बात, बताओ प्लांट एंड मशीन पे कितने लाख का खर्चा हुआ, फिर से बताओ प्लांट एंड मशीन पे कितने लाख का खर्चा हुआ, 900 लाख का, कितने का, और ये देखो प्लांट एंड मशीन के लिए लोन मात्र 200 लाख का लिया था, तो इस 900 में से 200 तो वो कट गए, तो 700 लाख जनरल में से ही तो हुआ होगा। समझ में आया? तो हमने ये लिया, हमने यहां पे लिखा, कहां गया, 900 में से 200 ये टर्म लोन वाला कट गया, और अब ये 1100 में से भी 200 कट जाएगा, तो इसको तो लिखा वही जाएगा 900 लाख। तो अब ये आ गया बेटा दिस प्लस दिस विच एवर इज हायर, तो ये आ गया 7.72, और ये 7.72 तीनों पे हमने दिखा दिया। तो देखो देखो कितना इसने अच्छा मुझे बताओ पहले, मुझे बताओ पहले सब बच्चे, ये 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 450, ये 900, ये समझ में आया कि नहीं आया? बोलो समझ में आया? आगे बढ़े। अब सुनो देखो कैसे इसने बेवकूफ बनाया है, बताओ पहली बार जब क्वेश्चन पढ़ो तो क्या लगता है, बिल्डिंग कैसी है, स्पेसिफिक है, बिल्डिंग कैसी है, लेकिन बिल्डिंग तो दो है बेटा, 200 लाख की स्पेसिफिक था, बाकी 700 क्या है, जनरल है।
जब तुमने 200 लाख का खर्चा करके 900 खर्च कर मारा, 200 का लोन लेके, तो 700 तो जनरल वाले में से ही गया ना। समझ आया? तो अब ये देखो, इसीलिए यहाँ पे फैक्ट्री शेड भी आया, मशीन भी आई और अदर भी आया। और नोटिस करो ये 900 नहीं आया, 900 में से 200 तो वो लोन वाला कट गया, 700 आया ना। तो हमने 100 पे 7.72%, 700 पे 7.72%, और टोटल ये 69.5 का था, उसमें से 69.5 का था, उसमें से ये घटा दिया बेटा, ये घटा दिया और ये घटा दिया। तो ये है एक तरीके से, ये जो लिखा है ये बैलेंसिंग फिगर ही तो है ना, जैसे पहले करते थे। तो ये इस क्वेश्चन का। अब बताओ सबसे अच्छा पॉइंट क्वेश्चन का क्या था? वही बिल्डिंग वाला, कि बिल्डिंग के लिए कितने का लोन लिया है, 200 का, और बिल्डिंग बनवा दी 700 की, 900 की। तो 200 तो मान लो वो तुमने खर्च कर मारा होगा, 700 तो लगा जनरल फंड से ही ना। ये इसका बेस्ट पॉइंट था। चलो अब आज बेटा यहीं तक कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, एक है क्वेश्चन 20 और एक है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 20 और क्वेश्चन 7 ये दोनों खुद से ट्राई करोगे, नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा। नहीं आएगा तो ये दोनों क्वेश्चन अगली क्लास में हम लोग करेंगे।